ये जो फ्लो चार्ट है ना, दिस फ्लो चार्ट इज समवेयर अराउंड 60 to 70% ऑफ द चैप्टर। अगर इस फ्लो चार्ट का हम एक एक वर्ड समझ ले, एक एक टर्म समझ ले, तो जो हमारा 60 to 70% चैप्टर है ना, वो तो हो ही जाएगा। मिक्सचर क्या है बेटा? सिंपल सी बात है, चीजों को बस मिक्स कर रखा है, चीजें बस मिक्स होके वहां पड़ी हैं, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? कोई केमिकल रिश्ता नाता नहीं है उनके बीच में। अगर हम कभी किसी फॉगी मॉर्निंग वाले दिन ऐसे वॉक करने निकलते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपके जो हाथ पे ना थोड़ी सी नमी आ जाती है। सही बात है। फॉग क्लाउड्स मिस्ट क्या है? वो लिक्विड इन गैस। ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आप और सॉल्यूट घोल पा रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेस, एंड टेम्परेचर जब आपका कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज साना नायर, योर केमिस्ट्री टीचर, मेंटर और दोस्त, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आज के सेशन में। तो आज बेटा हम लेकर आ गए हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिंपल, आसान चैप्टर है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है हमें। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में हमने पूरा मैटर के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर के नाम में भी आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर, मतलब मैटर के बारे में हम अभी भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मैटर क्या है। तो मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर है। एंड देन मैंने आपको बेटा चैप्टर नंबर 1 में ये भी बताया था कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। सही बात है। एंड इफ यू रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 को। एंड आज बारी है चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने की, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो अब अगर चैप्टर का नाम ही यही है तो मेरा सबसे पहला सवाल भी आपसे यही है बेटा। क्या सवाल है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। सोचो और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्या सवाल है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आप कहेंगे यस मैम, ठीक है, ओके, वेरी गुड। फिर अब मेरे सेकंड सवाल पे आते हैं, इज ऑल द मैटर अराउंड अस प्योर। क्या सारा का सारा मैटर प्योर है? सोचो सोचो। तो अब आप कहोगे नो मैम, सारा का सारा तो प्योर नहीं है। तो वेरी गुड बेटा, यही हम पढ़ने वाले हैं, इसी से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर की क्लासिफिकेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो देखो यही लिखा है ना यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी पे हम चैप्टर 2 पढ़ना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आप मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्योर सब्सटेंसेस, इनटू pure substances and impure substances and impure substances। तो जैसे कि मैंने अभी आपसे सवाल पूछा था कि इज ऑल द मैटर अराउंड अस प्योर, तो कुछ तो प्योर है बट कुछ प्योर नहीं है, तो वही हमने कर दिया क्लासिफाई, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस को आप मिक्सचर्स भी कहते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स को बेटा फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, एंड मेटलॉइड्स। मूविंग ऑन टू इम्प्योर सब्सटेंसेस दैट इज मिक्सचर्स, आप इसे फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं बच्चा इनटू होमोजीनियस मिक्सचर, इनटू होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है,
तो अब आप कहेंगे कि मैम आपने ये बोर्ड पे इतना सारा क्या लिख दिया, हमें नहीं पता। तो नो फियर व्हेन सानिया मैम इज हियर। ये बच्चा अगर आपको समझ आ जाता है, ये जो फ्लो चार्ट है ना, दिस फ्लो चार्ट इज समवेयर अराउंड 60 to 70% ऑफ द चैप्टर। अगर इस फ्लो चार्ट का हम एक एक वर्ड समझ ले, एक एक टर्म समझ ले, तो जो हमारा 60 to 70% चैप्टर है ना, वो तो हो ही जाएगा। एंड ये बहुत आसान है, ये तो आपको वैसे ही पता है ना, ये तो आपको वैसे ही पता है। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, सही बात है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे एंड अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस। तो पहले हम अपनी इस साइड को कवर करेंगे एंड देन छलांग मार के फिर हम अपनी इस साइड पे आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स कि हम क्या करने वाले हैं? तो चलिए बहुत बढ़िया एंड स्टार्ट करते हैं प्योर सब्सटेंसेस से। अब देखो, किसी भी लेमैन के लिए, किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, अभी तक आपने इस चैप्टर को नहीं पता तो अभी आपके लिए भी एक प्योर सब्सटेंस क्या है। तो आप कहेंगे मैम प्योर सब्सटेंस शुद्ध चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो। सही बात है, जिसमें कोई मिलावट ना हो। आपके लिए दूध बिल्कुल प्योर है। आपकी मम्मी कहती है मेरा बच्चा दूध पिएगा, बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। मैं अपने बेटी को घी वाला पराठा लगा के खिलाऊंगी, घी बिल्कुल प्योर है ना। तो ये मिल्क हो गया, ये घी हो गया, ये सब चीजें किसी भी ऑर्डिनरी इंसान के लिए प्योर है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है। यही अगर दूध में कोई मक्खी गिर जाए तो वो दूध आपका इम्प्योर बन जाएगा। पहले प्योर था, अब इम्प्योर हो गया। यही अगर घी में कोई बेटा पत्थर कंकड़ गिर गया, कोई कीड़ा गिर गया, तो वो घी क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई मिलावट चली गई। ठीक है, तो देखो फॉर कॉमन पीपल प्योर का क्या मतलब है? प्योर का मतलब है विदाउट एनी अडल्ट्रेशन, यानी कि उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, फ्री फ्रॉम अनवांटेड इंप्योरिटीज, उसमें कोई मिलावट ना हो, तो वो प्योर है किसी भी कॉमन इंसान के लिए। पर हम क्या है? हम है साइंटिस्ट। हम क्या है? हमें साइंटिस्ट, और हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में साइंस की दुनिया में प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो देखो, फॉर अ साइंटिस्ट इट मींस अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हमारे लिए जो मिल्क घी है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी 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 कंपोनेंट्स। तो चलिए अब समझते हैं कि इन रियल सेंस एक प्योर सब्सटेंस जो है वो क्या होता है। ठीक है, देखो, a pure substance is one which is made up of only one kind of particles। तो प्योर सब्सटेंस क्या है बच्चा पार्टी? प्योर सब्सटेंस क्या है? इट इज समथिंग विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। हमें पता है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बनता है, तो जिसमें केवल एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो है आपका प्योर सब्सटेंस। समझते हैं। देखो अभी एग्जांपल देखो, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड का पार्टिकल है हर जगह। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन हर जगह ऑक्सीजन का पार्टिकल है। हाइड्रोजन एवरीवेयर हाइड्रोजन का पार्टिकल है। वाटर, पानी हर जगह आपका वाटर का पार्टिकल है। कार्बन डाइऑक्साइड में एवरीवेयर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक ही तरीके का पार्टिकल है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं प्योर सब्सटेंस, जो कि केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बनता है, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इतनी क्लैरिटी हो गई बेटा, समझ आ गया। पहले हम क्या समझते थे प्योर को? कि हमारा मिल्क बिल्कुल प्योर मिल्क है, शुद्ध दूध है, हमारा शुद्ध घी है, देसी घी है। बट अब हम प्योर समझ चुके हैं जो केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बनते हैं। ठीक है, सही बात है। तो अब अगर हम प्योर सब्सटेंस को समझ गए हैं, तो आइए अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। पहला क्या है? अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस आपने देखा होगा, अभी हमने पीछे वर्ड भी देखा था। हम होमोजीनियस को डिटेल में मिक्सचर जब हम पढ़ेंगे ना, तब उसे समझेंगे। बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है बेटा? होमोजीनियस का मतलब होता है हैविंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। अगर मैं आपको
फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने एक ग्लास में पानी है, उसमें मैंने नमक डाल दिया और दूसरे ग्लास में पानी लिया और उसमें मैंने सैंड डाल दी। तो अगर आप नमक एंड वाटर को देखेंगे तो आपको वो एक जैसा दिखेगा, आपको वो एक जैसा दिखेगा, उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ठीक है, वो आपको एक जैसा दिखेगा। आप नहीं बता पाएंगे कि ये रहा नमक, ये रहा पानी। देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ऐसा नहीं है कि आप नमक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो रहा नमक का पार्टिकल, है ना, घुल गया तो घुल गया, एक बार जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद में अपने आप की भी नहीं सुनता। सही बात है, एक जैसा दिख रहा है, उसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सही बात है। बट अगर हम बात करते हैं सैंड एंड वाटर की, तो सैंड एंड वाटर के केस में आपको रेत का एक एक दाना अलग से दिखेगा कि वो रहा रेत का दाना। देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। आपको अच्छे से दिख रहा है कि पानी ये रहा, रेत का दाना ये रहा। तो ये होता है आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अभी हम इसको और डिटेल में आगे समझेंगे। बट अभी देखो, अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस इन नेचर। अभी हमने जैसे पीछे देखा कि वाटर क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, और इतना तो हमें पता है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। अब अगर मेरे पास एक ग्लास में पानी है तो ऐसा नहीं है कि सारी हाइड्रोजन इस तरफ, सारा ऑक्सीजन इस तरफ, नहीं, इट इज होमोजीनियस इन नेचर, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। सही बात है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट, तो बहुत बढ़िया। सेकंड कहता है अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? अगर मेरे पास गोल्ड है तो देखो, गोल्ड के टॉप्स भी बनते हैं, गोल्ड की चेन भी बनती है, गोल्ड की रिंग भी बनती है, गोल्ड का ब्रेसलेट, चूड़ी वूड़ी, बहुत कुछ चीजें गोल्ड की बनती है। बट गोल्ड जो है ना बेटा, चाहे कहीं पे भी यूज हो रहा, गोल्ड का सिक्का हो, गोल्ड की ईंट, कुछ भी हो, गोल्ड की एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होगी। गोल्ड क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है, एंड अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? उसके पास एक डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होंगी। सही बात है, ओके। देन प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो अगर मैं छन्नी से पानी को छान दूं तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन छन्नी के ऊपर रह गया, ऑक्सीजन नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि मैं पानी के ग्लास में हाथ डालूं तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर रह जाएगा। ऐसा भी नहीं होता कि मैं पानी को इवेपोरेट करा दूं, हाइड्रोजन इवेपोरेट हो गया, ऑक्सीजन पीछे रह गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस है। तो उसी की मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि प्योर सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर। जैसे कि वाटर को आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस समझ आ गया है? तो जल्दी से बेटा एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, चैट बॉक्स में थम्स अप कर देंगे, एंड देन उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करेंगे। एंड चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस तो अब हम समझ चुके हैं, राइट? देखो यहां पे हम मैटर को पढ़ चुके हैं, प्योर सब्सटेंसेस हमने समझ लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिए हैं। मतलब अब समय आ गया है आगे बढ़ने का एंड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में जानने का। तो चलिए अब देखते हैं कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या है। तो देखो, डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये तो मैं स्टार्टिंग में भी लिख चुकी हूं कि प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम पढ़ने तो इनको डिटेल में वाले हैं, बट मैं आपको क्विकली एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको झटपट क्लैरिटी मिल जाएगी कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। देखो, ये आपका गोल्ड का सिक्का है, ये गोल्ड का सिक्का गोल्ड के पार्टिकल से मिलके बना होगा, सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, ऐसा तो है नहीं। हेलो जी, माय नेम इज सिल्वर, मैं भी ना यहीं बैठता हूं, जरा है ना छुप के बैठता हूं, ऐसा तो नहीं है। गोल्ड में आपको सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिलेंगे। सही बात है। बट अगर मैं बात करती हूं वाटर की, वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस, बट वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। सही बात है। यहां पे क्या है? यहां पे केवल एक ही तरीके के पार्टिकल, गोल्ड 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 गोल्ड। बट वाटर के केस में क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके आपका वाटर बना रहे हैं। वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस है, गोल्ड भी एक प्योर सब्सटेंस है, बट यहां पे केवल एक ही तरीके के पार्टिकल्स है, बट यहां हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके आपका वाटर बना रहे हैं। यानी कि प्योर सब्सटेंसेस को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ तो चक्कर है ना, कुछ तो चक्कर है, कुछ तो डिफरेंस है। तो सिमिलरली यही लिखा है यहां पे कि उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे आप प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स।
कंपाउंड्स। एंड जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, गोल्ड क्या हो गया, आपका एलिमेंट हो गया, एंड वाटर आपका कंपाउंड हो गया। सही बात है, क्लियर हो गया। इतनी बात समझ आ गई है कि अभी तो पढ़ना है, मैंने बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए, अब अगर क्लैरिटी हो गई है तो चलते हैं एलिमेंट पे। सही बात है, एलिमेंट पे चलते हैं। देखो, a form of matter which cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions because they are made up of only one kind of particles। इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास गोल्ड है, ये गोल्ड का सिक्का है, ये गोल्ड के पार्टिकल से मिलके बना है, तो अगर मैं इसको तोड़ू, मैंने गोल्ड का सिक्का लिया, मैंने उसको तोड़ा, मुझे गोल्ड ही मिलेगा, मैंने उसे और तोड़ा, मुझे गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, मैं उसे तोड़ती गई तोड़ती गई तोड़ती गई, मुझे गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको 10वीं बारी तोड़ा तो सिल्वर निकल आया, हेलो जी क्या हाल चाल, मैं तो यही रहता हूं, ऐसा नहीं है। आप उसको तोड़ते जाओ, आपको सेम ही पार्टिकल्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिफरेंट पार्टिकल मिल जाएगा या फिर आपको कोई और छोटा या सिंपलर पार्टिकल मिल जाएगा। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अ फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और किसी छोटे या और किसी सिंपलर सब्सटेंस में उसे नहीं तोड़ा जा सकता, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। आप खुद सोचो, ये सारे गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, आप मारो इन पे हथौड़ा, आपको गोल्ड के पार्टिकल्स मिलेंगे ना, कोई और सिंपलर या कोई और डिफरेंट पार्टिकल तो नहीं मिलेगा। तो यही होते हैं आपके एलिमेंट्स। एंड एग्जांपल देखिए, गोल्ड सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल से मिलके बना है, तोड़ते रहो गोल्ड का पार्टिकल, गोल्ड 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 एवरीवेयर। कॉपर 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 कॉपर, कोई सिंपलर चीज, कोई डिफरेंट चीज आपको उसमें से नहीं मिलेगी। कॉपर 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 के पार्टिकल्स हर जगह, आयरन 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 हर जगह। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई है। तो चलिए, अब अगर मैं आपको बोलूं कि यार क्या वाटर एक एलिमेंट है, तो आप कहोगे मैम पीछे तो आपने एग्जाम्पल दिया कि वाटर एक कंपाउंड है, एलिमेंट कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, तो जरा इसको प्रूव कर देते हैं कि क्या वाटर एक एलिमेंट है। बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर मैं एलिमेंट को तोड़ती जाऊं मुझे क्या मिलेगा, एक ही तरीके के पार्टिकल्स मिलेंगे, कोई सिंपलर सब्सटेंस, कोई छोटा पार्टिकल, कोई डिफरेंट सा पार्टिकल नहीं मिलेगा, सिंपलर सब्सटेंस नहीं मिलेगा, एक ही तरीके के पार्टिकल मिलते जाएंगे। बट अगर मेरे पास वाटर है H2O, ठीक है, ये है तो एक प्योर सब्सटेंस, ये है तो एक प्योर सब्सटेंस। ठीक है, यहां लिख देते हैं, ये एक प्योर सब्सटेंस है। बट अगर मैं इस पे एक केमिकल प्रोसेस करूं, क्या केमिकल प्रोसेस करूं, उसका नाम क्या है, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो वाटर जो है सिंपलर पार्टिकल्स में टूट जाएगा। वाटर जो आपका H2O है, अगर मैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दूं तो वो सिंपलर पार्टिकल्स में टूट जाएगा। मेरे पास H2O था, मेरे पास वाटर था, उसका मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, उसे जब मैंने तोड़ा तो मुझे सिंपलर पार्टिकल्स मिले, मुझे हाइड्रोजन मिला एंड मुझे ऑक्सीजन मिला। बट एलिमेंट क्या है, एलिमेंट में आप कितना भी तोड़ते रहो, यू विल गेट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शंस बिकॉज वो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हैं। मैं गोल्ड के सिक्के को तोड़ती जाऊं मुझे गोल्ड के ही पार्टिकल्स मिलेंगे, कोई सिंपलर सब्सटेंस नहीं मिलेगा। बट अगर मैंने वाटर को तोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस करके तो मुझे सिंपलर सब्सटेंसेस मिल गए, मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल गया। तो वाटर क्या है, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। ये एक प्योर सब्सटेंस तो है बट ये एक एलिमेंट नहीं है बिकॉज ये सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट रहा है। एंड एलिमेंट क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, समझ आ रहा है, आर यू विद मी। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एलिमेंट्स में आगे बढ़ते हैं। सही बात है, देखो मैं बिल्कुल फ्लो चार्ट के हिसाब से चल रही हूं। मैंने आपको मैटर समझाया, मैंने आपको प्योर सब्सटेंसेस समझाया, मैंने आपको एलिमेंट्स भी समझा दिया। अब इससे पहले कि कंपाउंड्स पे आगे बढ़े, सबसे पहले ये मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स को पढ़ना जरूरी है। और आज तो ये ऑलरेडी जानते हैं, हम लोअर क्लासेस में इन्हें पढ़कर आए हैं। तो जल्दी से अपने इस छोटे से टॉपिक की रिवीजन करते हैं एंड देन हम कंपाउंड्स पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स मैटर है। अरे फिर से फ्लो चार्ट खोलना पड़ेगा, देख लो फ्लो चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है।
मैटर को क्लासिफाई करा प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस में, प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई करा एलिमेंट्स कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड्स में। बट अगर हम एलिमेंट को देखें तो अल्टीमेटली एलिमेंट है तो मैटर ही, और चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि मैटर सॉलिड लिक्विड गैस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यही अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्स भी आखिरकार है तो मैटर ही, तो मतलब सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। तो आइए अब कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एलिमेंट्स की, ठीक है। तो आइए मेरे साथ लिखिए, सॉलिड में अगर हम बात करें, सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव गोल्ड, ठीक है, हमारे पास सिल्वर हो गया, कॉपर एटसेट्रा, ठीक है। अगर हम लिक्विड स्टेट में बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो एलिमेंट्स हैं वो है मेरे पास मरकरी एंड ब्रोमीन। ध्यान से सुनना अब जो मैं बोलने वाली हूं, मरकरी एंड ब्रोमीन आर द ओनली टू एलिमेंट्स विच आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सिर्फ यही लिक्विड स्टेट में नहीं होते, नहीं आप कहोगे मैम गोल्ड को पिघला दिया बंद हो गया लिक्विड स्टेट में, नहीं, दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो वो कौन से दो हैं, मरकरी एंड ब्रोमीन एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। पिघला के तो आप किसी को भी लिक्विड बना दोगे, बट ये दोनों रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात करें गैस की तो हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन एटसेट्रा। सही बात है, क्लियर है, इतना समझ आ गया, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि एलिमेंट्स को आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बहुत सिंपल है, हम पढ़ के आए हैं लोअर क्लासेस में, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है आपका पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, ये है पीरियोडिक टेबल, जिसमें क्या होती है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स है। ये सब क्या है, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। ये सब क्या है, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। तो आपका पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल आर रोज एंड कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब जो आपको ये ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन, मैं ग्रीन कलर से ही लिखती हूं, ये ग्रीन ग्रीन वाले आपके मेटल्स हैं, ठीक है। ये जो येलो येलो आपको दिख रहे हैं, ये वाले आपके नॉन मेटल्स हैं। एंड ये जो आपको बीच में ये ब्लू सी लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। तो मैंने सिमिलर कलर से लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपके मेटल्स हैं, ये येलो वाले आपके नॉन मेटल्स हैं, एंड ये जो आपको बीच में ये दीवार सी दिख रही है, ये आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। तो चलो अब मेटल्स को जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमारे को ऑलरेडी आता है, जल्दी जल्दी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं, यानी कि उनको पिट पीट के उनकी हम थिन शीट्स बना सकते हैं, यानी कि दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। आप उनको बेटा पीट पीट के क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स बना सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी बोलते हैं, एंड मेटल्स आर मेलिएबल। एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का क्या मतलब है, डक्टाइल का मतलब है हम इनसे थिन वायर्स बना सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं, एंड मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि हम उनसे थिन वायर्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे घरों में जो वायरिंग वगैरह हो रखी होती है वो जनरली कॉपर वगैरह की होती है, तो कॉपर क्या है, मेटल है, उसकी थिन वायर बना रखी है, सही बात है। ओके, देन मेटल्स आर सोनोरस। अब आपने देखा होगा कि अभी भी स्कूल्स में होता है, या फिर पुराने टाइम पे तो होता ही था, ये वाली घंटी होती थी जो हर पीरियड के बाद बजती थी, टंग टंग। तो ये जो टंग है ना, ये टंग, ये जो रिंगिंग साउंड है, ये मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड इसीलिए मेटल्स को क्या कहा जाता है, मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन स्ट्रक, यानी कि जब इनको पीटा जाता है व्हेन स्ट्रक, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, टंग टंग, ठीक है, डन है, क्लियर है, सोनोरस समझ आ गया। तो चलो देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम जानते हैं। अगर हमने कॉपर की वायर बनाई है वायरिंग करने के लिए, तो उससे करंट तो फ्लो होना चाहिए ना,
तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब हीट के लिए हमारे को कुकिंग करनी है, जनरली आपको पता है ये कुकिंग यूटेंसिल्स कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह के बनते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो कि हमारे मेटल्स होते हैं। एग्जांपल्स आप लोगों के सामने है, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एटसेट्रा। देन मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स में क्या होती है, मेटल्स में चमक होती है। लस्ट्रस का क्या मतलब है बेटा, लस्ट्रस का मतलब है शाइन होती है, उनमें चमक होती है। ये गोल्ड सिल्वर वगैरह की आप ये ज्वेलरी पहनते हो, देखते हो क्या लश्कारे मारते हैं दूर दूर से, देखो ये आपके चमक रहे हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, डन है, क्लियर है, आपको मेटल्स के बारे में समझ आ गया, पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, बस एक बार इसको हमने रिवाइज कर लिया। डन है, क्लियर है। चलिए अब अगर मेटल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे। अब देखो एक बढ़िया बात बताती हूं, मेटल्स के आगे नो लगा दिया तो बन गए नॉन मेटल्स, तो अगर मेटल्स की प्रॉपर्टी के आगे लगा दोगे नो 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 तो वो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी बन जाएगी। देखो कैसे, मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नो 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 लगा दो हर जगह, तुम लोग क्या करो, नो 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 नो, तो मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि इनका चूरा बन जाता है, ये इजीली क्रम्बल हो जाते हैं। सही बात है। चलिए, मेटल्स डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। सारी प्रॉपर्टी क्या है, न न न न लगाना है तो नॉट डक्टाइल। अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड, बैड माने नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, वो लस्ट्रस थे, ये नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, मेटल सोनोरस थे, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। तो सिंपल है, एक की प्रॉपर्टी लर्न कर लो, दूसरे के आगे नो 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 ना 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 ना, बस हो गया काम। ठीक है, डन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समझ आ गया है। तो चलो मेटलॉइड्स पे चलते हैं। एंड मेटलॉइड्स तो बहुत ही सिंपल है, जो एलिमेंट्स आपकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो क्या लिखा है, एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज विच आर इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट का मतलब है इन बिटवीन। सही बात है, इंटरमीडिएट। एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज विच आर इन बिटवीन या इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैं आपको बताती हूं, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। सही बात है, मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर्स हैं। नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स हमारे बैड कंडक्टर्स हैं। अभी हमने देखा नॉन मेटल्स हमारे बैड कंडक्टर्स हैं। बट जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स जो होते हैं बेटा, वो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, ये आपका गुड, ये आपका बैड, ये आपके सेमी कंडक्टर्स। तो इससे आपको समझ आ रहा है, इसमें भी हमने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये आपने हायर क्लासेस में पढ़ना है। बट मैं आपको सिंपल इतना बताना चाह रही हूं कि मेटलॉइड्स फंसे हुए मेटल और नॉन मेटल के बीच में, आपने देखा था ना ऐसे ऐसे दीवार बीच में बनी हुई थी उनके। तो जो मेटलॉइड्स हैं दे शो प्रॉपर्टीज जो इन बिटवीन है मेटल एंड नॉन मेटल के। एंड कुछ आप एग्जाम्पल्स देख लो मेटलॉइड्स के, लर्न करने बेटा, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एटसेट्रा। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ आ गया है, क्लैरिटी है पूरी। तो चलो अब फिर से चलते हैं हम छलांग मार के अपने इस फ्लो चार्ट पे, जिसमें हमने मैटर को समझ लिया, प्योर सब्सटेंसेस को समझ लिया, एलिमेंट्स को समझ लिया, मेटल्स को समझ लिया, नॉन मेटल्स को समझ लिया, मेटलॉइड्स को समझ लिया। अब बारी आती है बच्चा पार्टी कंपाउंड्स को समझने की। तो चलिए अब रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हम समझने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, चलो कंपाउंड्स को समझते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मैम ये क्या बता दी मैम, शू शू हो गया, हमारे ऊपर से निकल गया, हमें समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूं। देखो एक एक वर्ड को पकड़ के चलते हैं। पहले मैंने एक कंपाउंड ले लिया, इतना तो अभी तक हमें पता है कि वाटर एक कंपाउंड है। सही बात है, मैंने एक कंपाउंड ले लिया वाटर, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अब वाटर किससे मिलके बना है, वाटर मिलके बना है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। और ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपके एलिमेंट्स हैं। तो टू और मोर एलिमेंट्स से मिलके क्या बना, कंपाउंड। अ कंपाउंड
is a substance made of two or more elements. इतना समझ आ गया, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपके दो एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट, केमिकली कंबाइन टुगेदर. इतना तो ऐसे आप पता ही है हमारे को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे हेलो हाय तो कर नहीं रहे, केमिकली कंबाइन हुए हैं, है ना. ऐसे तो नहीं कि हाइड्रोजन यहाँ के बैठ गया, ऑक्सीजन यहाँ के बैठ गया, बन गया पानी, नहीं, केमिकली कंबाइन हुए हैं. इतना भी समझ आ गया, ये तो हमारे को पता है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकली तो पता ही होना चाहिए हमें, ठीक है. केमिकली कंबाइन टुगेदर. अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास. इसका क्या मतलब है इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है. देखो बेटा, वाटर जो है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है. देखो यहां पे मैंने लिख दिया कि आपका जो वाटर है वो किससे मिलके बना है, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है. अब जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है वो एक फिक्स रेशो में ही होते हैं, और वो रेशो क्या है, वो है 1:8 बाय मास. अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:8 बाय मास के ही रेशो में लेना पड़ेगा. अगर मैंने कहा यार चल मेरा मन कर रहा है मैं ना 1:9 लेके वाटर बना देती हूं, बेटा वक्त हालात सब कुछ बदल जाएगा, बिस्लेरी नहीं बनेगा, बिल्जेरी बन जाएगा, मतलब पता नहीं क्या ही बनेगा, ठीक है. अगर आपको वाटर बनाना है तो आपको ये जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में लेने पड़ेंगे. अब आप कहोगे मैम 1:8 कैसे आया, ये आप और अच्छे से समझोगे जब हम चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूं. देखो बेटा, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1. अभी ये क्या है क्या नहीं है इसको छोड़ दो, बस आप इतना समझो कि एक हाइड्रोजन का मास है 1. अब आपके वाटर में कितने हाइड्रोजन है 2. एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 और वाटर में एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है. तो ये मैंने सिंपल अपना बेसिक मैथ्स करके इसको 1:8 में मैं ले गई. तो अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स chemically combined together in a fixed proportion by mass. तो इतनी चीज आपको समझ आई कि कंपाउंड क्या है बेटा. अब एग्जांपल देखो आप, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. तो सिंपल सी बात है, 2 और मोर एलिमेंट से मिलके बनता है जो केमिकली कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है. तो ये आपका कंपाउंड है, वेरी वेरी सिंपल. चलो अब अगर हमें इतना समझ आ गया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट डू वी मीन बाय फिक्स प्रोपोर्शन. ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं. वाटर एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका रेशो क्या है 1:8. सही बात है, पूरी डेफिनेशन आपको समझ आ गई कंपाउंड्स की. चलिए अब देखो, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स के बारे में. अब जैसे कंपाउंड्स को पढ़ा है तो थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ले जरा, ठीक है. तो पहला पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. जो अभी हमने कंपाउंड की डेफिनेशन देखी है बिल्कुल वही ये पहला पॉइंट है कि एलिमेंट्स जो होते हैं एक कंपाउंड में वो केमिकली कंबाइन करते हैं और एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं. बिल्कुल बढ़िया सेट है बात, ठीक है. सेकेंड पॉइंट देखो, compounds can be separated into its constituent elements by chemical process. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पीछे पढ़ा चुकी हूं कि वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, और अगर मैं एक केमिकल प्रोसेस कर दूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस, तो आप क्या कर सकते हो, आप वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में जो है तोड़ सकते हो. आप वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ सकते हो. कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस. समझ आ गया, क्लियर हो गया. द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. इसको समझो, मैंने अभी आपको बताया, अभी क्या आपको बचपन से ही पता है कि वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है. क्या कहा मैंने कि वाटर किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है. अब हाइड्रोजन क्या है, वी वेरी वेल नो, हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है. हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है. ऑक्सीजन क्या करती है बेटा, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, ठीक है. ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन. हमने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट करा है ना कि आप एक कैंडल जलाओ, है ना, वो जलती रहेगी, फिर उस कैंडल के ऊपर आप उल्टा करके ग्लास रख दो तो थोड़ी देर में कैंडल बुझ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन जितनी प्रेजेंट थी वो खत्म हो गई तो कैंडल भी बुझ गई. मतलब ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन. हाइड्रोजन क्या है, वो एक कंबस्टिबल गैस है, बट इन दोनों के मेल से जो आपका वाटर बनता है वो आग को बुझाता है. ये क्या करता है, इट puts out fire. It
पुट्स आउट फायर। तो जो आपका कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यही लिखा है, ध्यान से देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इतनी बात आपको समझ आई? क्लियर हो गए बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स? देख लो एक बार इनको एंड समझ लो। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं एंड कंपाउंड्स तो हमारा फिनिश हो गया है। अब इससे पहले हम नए टॉपिक पे आगे बढ़े, हमें ऑब्वियसली फ्लो चार्ट को एक बार देखना पड़ेगा। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, मैटर हमने पढ़ लिया है, प्योर सब्सटेंसेस पढ़ लिया, एलिमेंट्स पढ़ लिया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स पढ़ लिया, कंपाउंड्स को पढ़ लिया। तो अब बारी है आगे छलांग मारने की, इस तरफ मूव करने की। एंड अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मिक्सचर्स के बारे में कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, एंड देन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को भी हम समझेंगे। तो चलो यार इंतजार किस बात का, चलते हैं मिक्सचर्स पे, राइट। तो देखो what is a mixture? A mixture is a substance which consists of two or more elements or compounds not chemically combined together. मिक्सचर क्या है बेटा? सिंपल सी बात है, चीजों को बस मिक्स कर रखा है, चीजें बस मिक्स होके वहां पड़ी हैं, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई केमिकल रिश्ता नाता नहीं है उनके बीच में। तो क्या है मिक्सचर? इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। एग्जांपल देखो, आपके पास एयर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस हैं, बट वो सिर्फ प्रेजेंट है। ये नहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का अपना केमिकल रिश्ता नाता नहीं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, दे आर जस्ट प्रेजेंट, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है। देन आपके पास मिल्क है, एग्जांपल नमकीन हो गया, चाय हो गया, सैंड प्लस वाटर है। नमकीन में ले लो यार, पंचरत्न नमकीन में क्या आपका काजू है, किशमिश है, वो हरा हरा मटर है, वो जो लच्छा वाला होता है वो है, बस ये मिक्स हो रखे हैं यार, केमिकली कंबाइंड नहीं है। ये नहीं है कि नमकीन का आप सुबह उठोगे तो पकौड़े बन गए, नहीं खीर बन गई, नहीं, कोई केमिकल कंबाइंड नहीं हो रहा है, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, दे आर जस्ट प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये आपको समझ आया कि मिक्सचर क्या है। इसको एक एग्जांपल से देखो, लेट अस सपोज आपके स्कूल वाले आपको पिकनिक पे लेके जा रहे हैं। अब जनरली ऐसा होता है ना कि जिस दिन हमारे स्कूल वाले पिकनिक पे लेके जाते हैं ना, उस दिन 5 स्कूल और आ रखे होते हैं पिकनिक पे। तो अब तुम्हें ले गए अम्यूजमेंट पार्क, तुम्हारा स्कूल वहां पे है और 5 और स्कूल आ रखे हैं। तो अब ऐसा होता है ना कि दूसरे स्कूल वालों से ना अपने आप ही ना अंदर मन में कुछ कुछ होता है, सेम लाइन में खड़े झूले की, देखो हमारी यूनिफॉर्म इनसे बेटर है, हम इनसे बेटर है, ऐसे ये शक्लें बनाते रहते हो तुम सारे एक ही जगह प्रेजेंट हो, यू आर प्रेजेंट देयर, बट तुम्हारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो अंदर से ही ना मन में होता है ये अच्छा स्कूल नहीं है, हमारा स्कूल ज्यादा अच्छा है, हमारा स्कूल ज्यादा बढ़िया, ऐसे होने लगता है ना, ये सब तुम्हारे मन में होने लगता है। तो वैसे ही तुम सब वहां प्रेजेंट हो ना, बट कोई रिश्ता नाता नहीं है, मिक्सचर में भी यही चल रहा है, ठीक है। तो चलो अगर हमें मिक्सचर समझ आ गया है तो चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स को देखते हैं। तो हमारे पास 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं बेटा, हमारे पास है होमोजीनियस मिक्सचर एंड वी हैव हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो अब देखो फोटो को देख के ही आपको समझ आ रहा होगा होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। होमोजीनियस में बेटा एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो ये जो आपकी पिंक वाली सर्कल्स हैं, ये जो आपके ग्रीन वाले सर्कल्स हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है यहाँ पे बेटा एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, सही बात है। मोरओवर क्या मैं इस केस में कोई ऐसे लाइन खींच सकती हूं कि इस लाइन के ऊपर सारे ग्रीन वाले सर्कल, इसके नीचे पिंक वाले सर्कल? नहीं। यहां से लाइन खींच दी, ऐसे लाइन खींच दी, नहीं, ऐसे लाइन खींच दी, नहीं। देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अभी इसको समझेंगे, इस पे आओ। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, सही बात है, ये तो देख के ही पता लग रहा है। तो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और मैं अगर यहां पे लाइन खींच दूं तो मैं कह सकती हूं कि इसके ऊपर सारे ग्रीन वाले सर्कल, इसके ऊपर नीचे पिंक वाले सर्कल, मतलब देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। एक सेपरेशन की लाइन बना दी मैंने कि इसके ऊपर एक तरीके की चीजें, इसके ऊपर एक तरीके की चीजें, बट वो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन मैं यहां कहीं नहीं बना सकती, ठीक है। तो यही बेटा बेसिकली आपके होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। एक ग्लास मेरे पास पानी है जिसमें मैंने नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और यहां पे मैंने
पानी में क्या डाल दी बेटा, रेत डाल दी, इट इज सैंड प्लस वाटर। तो अब आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, नमक एक बार घुल गया, आपको दिखेगा नहीं कि वो देख नमक, वो देख ध्यान से देख नमक का पार्टिकल नहीं, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है उसमें। बट सैंड के केस में आपको रेत का एक एक दाना दिखेगा, आप देख पाओगे यार ये देख रेत का दाना दिख रहा है, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ऑल्सो। तो ये हो गए आपके होमोजीनियस और ये हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ आ गया? तो देखो होमोजीनियस पे चलते, यही मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने नमक को पानी में घोल दिया, एक जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। अगर मैं बेटा बात करूं चाय की, चाय एक मिक्सचर है, किससे मिलकर बना है, आपका पानी है, दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, अदरक उदरक चाय के मसाले डले हुए हैं, मिक्सचर तो है, बट जब चाय बन के आती है बिल्कुल सुनहरी सुनहरी कड़क एक जैसी लग रही है। ऐसा तो नहीं है ना ये देख यहां तक दूध है, ये फिर पानी है, ये देख चीनी तैर रही है, ये देख चाय पत्ती, नहीं, देर जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है जिससे मिलके चाय बनी है, आप वो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये देख ये रहा पानी, ये देख इसके नीचे दूध, ये देख इसके नीचे चीनी, नहीं। एयर की अगर हम बात करते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट क्या आप एयर में देख सकते हो वो देख नाइट्रोजन चमक रही है, वो देख ऑक्सीजन पिंक कलर की, वो देख कार्बन डाइऑक्साइड ब्लैक कलर की, ऐसा तो नहीं होता है, एक जैसी लगती है हवा, सही बात है, होमोजीनियस है। ओके, तो देखो होमोजीनियस के बारे में आप थोड़ा सा समझते हैं, जो मैंने आपको सब बताया है वही यहां पे लिखा हुआ है। Those mixtures in which the substances completely mix together and are indistinguishable from one another। हवा को देख के आप कह सकते हो भाई वो देख नाइट्रोजन, वो देख ऑक्सीजन, नहीं कह सकते। चाय को देख के आप कह सकते हो भाई देख 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 ध्यान से देख पानी दिख रहा है, देख ध्यान से देख चीनी दिख रही है, नहीं है, कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं और जो सब्सटेंसेस हैं दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। पानी में नमक घोल दिया, अब आपको नमक नहीं दिख रहा, एक बस बन चुका है आपका मिक्सचर। ओके, वो होमोजेनियस मिक्सचर है। अ होमोजेनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ये तो मैं आपको बता चुकी हूं, आपको इमेज भी दिखाई। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सबका मतलब एक ही है, आप चाय में अलग अलग नहीं देख सकते कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, सही बात है। एग्जाम्पल देखो, सॉल्ट एंड वाटर हो गया, शुगर एंड वाटर हो गया, टी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये था आपका क्या, ये था आपका होमोजीनियस मिक्सचर। मूविंग ऑन टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर मैं पानी में रेत घोल दूं, देखो आपको रेत अलग से दिख रही है ना, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, ये देखो रेत के दाने, ये रही रेत। अगर मैं बात करूं पिज्जा की, पिज्जा में क्या है, पिज्जा एक मिक्सचर है, उसमें पिज्जा क्रस्ट है, उस पे चीज है, उस पे आपका क्या है, वो क्या कहते हैं उसको, कैप्सिकम है, प्याज है, अनियन, टमेटो, ऑलिव्स, ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, बट आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं। ऐसा होता है ना भाई टमाटर नहीं खाना, साइड कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ, सही बात है। ओके, तो ये आपका पिज्जा हो गया, ये आपकी वेजिटेबल्स है, एक बास्केट में आपकी बहुत सारी वेजिटेबल्स है तो मिक्सचर ही, बट क्या है अलग अलग है, आप देख सकते हो। मैंने सैंड को और शुगर को मिक्स कर दिया, सैंड आपको अलग से दिख रही है, शुगर आपको अलग से दिख रही है, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो ये सब क्या हो गए बेटा एग्जांपल्स, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल हो गए। तो देखो दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर, ऐसे मिक्सचर्स जहां पे आप सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप देख सकते हो भाई वो देख, ये देख सैंड एंड वाटर में ये रहा पानी, ये रहा सैंड, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहा जाता है। अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यस मैम। इट हैज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये भी हमें समझ आ गया है। एग्जांपल हो गया सैंड एंड वाटर, सैंड एंड सॉल्ट, मिल्क एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट बेटा, क्लियर हो गई है बात, समझ आ गया है आपको कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। इज इट क्लियर? तो जल्दी से एक बार मुझे बताएंगे। चलो भाई समझ आ गया है मेरे बच्चों को। चलिए अब अगर हमें बेटा मिक्सचर समझ आ गए हैं, समझ रहे हो ना, समझ चुके हो ना, बस यही चाहिए बस। अगर हमें अब मिक्सचर समझ आ गए हैं कि होमोजीनियस क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है, तो देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये बेटा मेरे पास चाय है, ब्लैक टी है, सही बात है, ये रहा ये रहा दूध, ये रहा चीनी, कि मैं इसमें दूध डालूंगी, चीनी डालूंगी, हमारी चाय बन जाएगी। अब जिस केस में तो दूध और चीनी और ये तीनों चीजें बढ़िया से ऐसे मिक्स हो चुकी हैं, कंप्लीटली मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं, एक जैसा लग रहा है बेटा, तो ये तो आपकी होमोजीनियस चाय हो गई। बट दूसरे केस में क्या हुआ, चीनी ढंग से घुल नहीं पाई, दूध ऊपर ऊपर मलाई बना के दिख रहा है हमारे को, ये हमारे को चीजें दिख रही हैं, देखो विजिबल लम्प्स ऑफ मिल्क एंड शुगर, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, मैं डिस्टिंग्विश कर पा रही हूं कि ये चीज ये रही, ये चीज ये रही इस मिक्सचर में, तो ये क्या हो गई, ये आपकी हेट्रोजीनियस चाय हो गई, सही बात है। ये होमोजीनियस चाय, ये आपकी हेट्रोजीनियस चाय।
ओके, अब आप मुझे बताएंगे होमोजीनियस वर्सेस हेट्रोजीनियस। ये आपकी चाय या कॉफी या फिर बॉर्नवीटा जो मर्जी ले लो, ये क्या है, ये आपका कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स प्लस मिल्क। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। 3 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, सोचो। 3, 2, 1 गो। बहुत बढ़िया बेटा, क्या आपने करेक्ट आंसर दिया? दिया कि नहीं दिया? ये चाय एंड कॉफी है, ये होमोजीनियस है, अभी तो पीछे एग्जांपल दिया। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, आप चीजों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, कंप्लीटली मिक्स हैं। बट कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क में आपको ये रहा कॉर्नफ्लेक्स दिख रहा है, ये रहा आपको मिल्क दिख रहा है, और अगर आपने से बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स डाल दिए वो भी आपको दिखेंगे, डिस्टिंग्विश हो रही है चीजें, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है। तो ये वाला आपका होमोजीनियस हो गया, यही कर लो ना, ये आपका होमोजीनियस हो गया और ये वाला आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो क्या आपको समझ आया कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इन ऑल, क्या आपको क्लियर हो चुका है? तो अगर आपका जवाब है हाँ, तो अब समय आ गया है डिफरेंस जानने का बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए जो अभी तक हमने पढ़ा है बस उन्हीं पॉइंट्स को हमने लेना है और इनको डिस्टिंग्विश कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो जो इनकी डेफिनेशन है, पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर, वो बस वहां मिक्स हो रखे हैं टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। ऐसा नहीं है कि मैंने नमकीन में ये जो क्या कहते हैं इसको, पीनट्स है ना, पीनट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मूंगफली, हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने मूंगफली को, ये ग्रीन मटर को, ये लच्छे को, इन सबको मिक्स करा, अगले दिन सुबह उठी तो उनकी खीर बन गई। नहीं, ये बस मिक्स हो रखे हैं, नो कंपाउंड, कोई नई चीज नहीं बनी है, कोई केमिकल रिश्ता नाता नहीं है। बट कंपाउंड्स में क्या है, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हो रहे हैं एंड पानी बना रहे हैं, पानी बना रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, मिक्सचर हैज वेरिएबल कॉम्पोजिशन। अगर मैं इस नमकीन में बेटा मूंगफली ज्यादा डाल दूं, ये मटर ज्यादा डाल दूं, या फिर थोड़ा सा कम कर दूं काजू किशमिश में, अगर मेरे पास काजू किशमिश का मिक्सचर है, मैं 5 काजू 10 किशमिश लूं तब भी वो काजू किशमिश का मिक्सचर है, अगर मैं 500 काजू और 10 किशमिश लूं तब भी वो मिक्सचर है। तो मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है, मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकती है, बट कंपाउंड में नहीं चलेगा बेटा। कंपाउंड में वक्त हालात सब बदल जाएंगे। वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 का ही रेशियो होना चाहिए। अगर 1:8.1 भी कर दिया ना तो भी पता नहीं वक्त हालात क्या क्या बदल जाएंगे, पानी नहीं बनने वाला फिर आपका। तो कंपाउंड्स में फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, मिक्सचर्स हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। आप इसमें 10 मूंगफली डालो तो भी आपका नमकीन है, आप इसमें 100 मूंगफली डालो तो भी आपका नमकीन है, आपका मिक्सचर है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेटा नमकीन की बाइट लो, आपको मूंगफली का भी टेस्ट आएगा, इसका भी टेस्ट आएगा, इसका भी टेस्ट आएगा, इसका भी टेस्ट आएगा। सही बात है, ये प्रॉपर्टीज शो करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। मिक्सचर जिससे मिलके बना है यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है, बट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये मैं आपको बता चुकी हूं कि वाटर मिलके बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, बट वाटर बिल्कुल ही क्या कर रहा है, आग को बुझाने का काम कर रहा है यार। तो जो कंपाउंड है, इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बट मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। मैं हाथ से उठा के इस मूंगफली को साइड पे कर सकती हूं, सही बात है, मैं हाथ से उठा के इसको साइड पे कर सकती हूं। मेरे पास अगर सैंड एंड वाटर है तो मैं उसकी फिल्ट्रेशन कर सकती हूं, सैंड ऊपर पानी नीचे। तो मैं सिंपल फिजिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकती हूं। बट पानी में मैं ऐसे हाथ डाल के हाइड्रोजन नहीं बाहर निकाल सकती। पानी में मैं फिल्ट्रेशन करके हाइड्रोजन छन्नी के ऊपर रह गया, फिल्टर पेपर के ऊपर रह गया, ऑक्सीजन नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके केमिकल मेथड से ही सेपरेट करे जा सकते हैं। तो समझ आया आपको, क्लियर हुआ है इतना कि नहीं हुआ है? जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स क्या आपको समझ आए? क्या आपको क्लियर हो गई है पूरी कहानी? तो जल्दी से एक बार थम्स अप नीचे कमेंट बॉक्स में कर देंगे, कमेंट्स में डेफिनेटली बेटा देखूंगी। एक बार इसको देख लो एंड बता दो। ठीक है बेटा,
इतना क्लियर हो गया है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टू वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स येट वेरी सिंपल टॉपिक्स, दैट इज सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलॉइड्स। मिक्सचर में बेटा 3 टर्मिनोलॉजीज को हमने समझना है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन क्या है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। मिक्सचर ही है, बट कैसा मिक्सचर है? homogeneous mixture. So your homogeneous mixture is what? It is a solution. Example देखेंगे, अगर आपके पास है सॉल्ट प्लस वाटर, अभी हमने पीछे देखा होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है तो वो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। अगर हम देखें एरेटेड ड्रिंक्स, गैस एंड लिक्विड, क्या है? सॉल्यूशन है आपका। एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कैसा मिक्सचर? होमोजेनियस मिक्सचर, तो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में क्या है? आयोडीन इन अल्कोहल, व्हाट इज इट? इट इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन समझ आ गया, होमोजेनियस मिक्सचर। अब ना बच्चों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉलिड को लिक्विड में घोल दो, जैसे कि सॉल्ट को पानी में घोल दिया, सॉलिड को लिक्विड में घोल दिया, सॉल्यूशन बन गया। शुगर को वाटर में घोल दो, ये आपका सॉल्यूशन बन गया। तो बच्चों को जनरली गलतफहमी होती है कि सॉलिड को लिक्विड में घोल दो वो आपका सॉल्यूशन है, बट ना बेटा ना, ऐसा नहीं होता। ये तो सॉल्यूशन है ही, सॉलिड एंड लिक्विड, बट एयर क्या है? एयर इज अ गैस इन गैस, वो गैस इन गैस का सॉल्यूशन है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड की, तो अल्कोहल को पानी में घोल दो, क्या बन गया आपका? लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बन गया। अगर हम बात करें सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन की, तो अभी हम अलॉयज के बारे में भी पढ़ेंगे, ये एरेटेड ड्रिंक्स, गैस इन लिक्विड। तो सॉल्यूशन सिर्फ आपका सॉलिड इन लिक्विड नहीं होता। ठीक है, तो क्लियर हो गया है आपको, सॉल्यूशन समझ आ गया है? तो चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो सॉल्यूशन में ना हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होता है हमारे पास? एक होता है सॉल्यूट एंड एक होता है सॉल्वेंट। सो अ सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब देखो मेरे पास 1 ग्लास पानी है, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो जो मैं घोल रही हूं वो आपका सॉल्यूट है, जिसमें घोल रही हूं वो आपका सॉल्वेंट है। तो देखो क्या लिखा है, सॉल्वेंट क्या है? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द अदर कंपोनेंट इज डिसॉल्व्ड। जिसमें घुल रहा है, पानी ने अपने में नमक घोला, जिसमें घुल रहा है वो आपका सॉल्वेंट है। पानी में नमक घुल रहा है ना, तो जिसमें घुल रहा है वो आपका सॉल्वेंट है, एंड जो घुल रहा है वो सॉल्यूट है। सो सॉल्यूट क्या हो गया? इट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। एंड जो सॉल्वेंट होता है बेटा, वो जनरली हमारा लार्जर क्वांटिटी में होता है, एंड ये जो हमारा सॉल्यूट है जनरली हमारा स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, तो आपने 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच ही नमक डाला ना, तो क्लियर हो गया आपको? ये सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझ आ गए हैं? तो चलिए अगर ये समझ आ गया है तो अब हम इसको पढ़ते हैं, दैट इज अलॉयज, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो यार, अलॉयज क्या है? अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, मिक्सचर तो है ही, ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, and cannot be separated into their components by physical methods. अलॉय एक मिक्सचर है 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, बट उसे सेपरेट नहीं करा जा सकता बाय फिजिकल मेथड्स। बट उसके बावजूद एंड अलॉय इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखो, ये मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल देखो, आपके पास ब्रास है जो कि एक अलॉय है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। यहां लिखा है अप्रोक्सीमेटली, मतलब थोड़ा बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे चलेगा, यानी कि अलॉय में क्या है? अलॉय में वेरिएबल कॉम्पोजिशन है। तो देखो मैंने बेटा आपको क्या पढ़ाया था, मैंने मिक्सचर्स में आपको क्या पॉइंट्स दिए थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर में वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर्स हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। Mixture show the property of their constituents, show the property of their constituents। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा था कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। ये हमने बेसिकली मिक्सचर्स में पढ़ा था, सही बात है। अब देखो
अलॉय में क्या है, अलॉय में लिखा हुआ है कि अलॉय कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब वो ये वाला पॉइंट तो फॉलो कर रहा है। देन उसके बाद लिखा है शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये वाला भी फॉलो कर रहा है। बस कौन सा फॉलो नहीं कर रहा, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स, बट मिक्सचर को तो हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो इसको फॉलो नहीं कर रहा। बट यार तीन में से ये दो तो फॉलो कर रहा है ना, तो इसलिए अलॉय क्या हो गया, अलॉय आपका मिक्सचर हो गया। देखो क्या लिखा है, अलॉय मिक्सचर है ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड अ मेटल एंड और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, उसको सेपरेट नहीं कर सकते इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। उसके बावजूद, बट स्टिल, उसके बावजूद एन अलॉय इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर, व्हाई, बिकॉज वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है एंड इट कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन। ब्रास आपका बेटा अप्रोक्सीमेटली लिखा, क्या मैं पानी के आगे लिख सकती हूं कि अगर आपको पानी बनाना है तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अप्रोक्सीमेटली 1:8 के रेशियो में ले लो, अप्रोक्सीमेटली मार्क्स मिलेंगे फिर तुम्हें, ठीक है। बट मिक्सचर में देखो यहां क्या लिखा है, अप्रोक्सीमेटली 30% एंड 70%, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, यानी कि वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन है और प्रॉपर्टीज भी शो करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो अलॉय क्या है, अलॉय एक मिक्सचर है। तो इतनी क्लैरिटी हुई आपको, समझ आया अलॉय के बारे में कि नहीं आया, मुझे जल्दी बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अलॉय अगर हमें समझ आ गया है तो अब बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स को समझने की। एक मैं बेटा आपके लिए टेबल बनाऊंगी जिसमें आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स पूरा बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड आपको थोड़ी सी ही देर में सारी क्लैरिटी हो जाएगी ऑन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। तो जरा मुझे यहाँ पे लाइनें बनाने दो, ठीक है। तो सबसे पहले तो टाइप के बाद देन साइज ऑफ पार्टिकल समझेंगे बेटा, टिंडल इफेक्ट, स्टेबिलिटी एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। देन दूसरी लाइनें बनाने दो, पहले तो यहां पे हम सॉल्यूशन, ये रहा आपका सस्पेंशन एंड इस साइड टेढ़ी बन गई है लाइन, ठीक है, और ये आपका कोलॉइड्स। तो चलो यहां पे आपका सॉल्यूशन समझेंगे, ये आपका सस्पेंशन है एंड दिस इज कोलॉइड्स का कॉलम। एक और लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। चलो वेरी गुड, राइट। अब समझते हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स को। एंड सबसे पहले बारी आती है टाइप की। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशन आपके होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आपके होमोजीनियस होते हैं। सस्पेंशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस आपके हेट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन क्या है बेटा, सस्पेंशन आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जैसे कि अगर मैं पानी में सैंड को घोल दूं, तो आप जब पानी में से सैंड को घोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सैंड के पार्टिकल्स है ना वो सस्पेंडेड है पानी में, ऐसे 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 घूम रहे हैं, सस्पेंडेड है पानी में। तो ये क्या है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इतना तो हमारे को पता है। सैंड के पार्टिकल्स आपको सस्पेंडेड दिख रहे हैं, तो यही क्या होते हैं, यही होते हैं सस्पेंशंस, हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। अब अगर हम बात करें कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स दिखते हैं होमोजीनियस, दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये दिखते हैं होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये बिल्कुल ऐसे हो गए हैं इंसानों की तरह, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, दिखते कुछ है होते कुछ है, ठीक है। सो दे अपीयर टू बी होमोजीनियस, लगते हैं होमोजीनियस बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर। अब अगर हम बात करें साइज ऑफ पार्टिकल की, तो सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल्स का साइज बहुत बहुत छोटा होता है। The size of the particle is less than 1 nanometer and 1 nanometer कितना होता है my dear students, 1 nanometer is equal to 10 की पावर -9 मीटर, यानी कि 1/10 की पावर 9 मीटर, ठीक है। इतना छोटा है 1 नैनोमीटर एंड इससे छोटे आपके पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के केस में। द साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन में पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, अगर आप पानी में रेत को घोल दो तो आपको रेत के पार्टिकल्स बढ़िया से दिख रहे होते हैं ना। पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, कितना बड़ा है बेटा, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। और कोलॉइड्स क्या है, कोलॉइड्स बिल्कुल फंसे हुए हैं बीच में सस्पेंशन और सॉल्यूशन के। कोलॉइड्स क्या है, बीच में फंसे हुए हैं। तो कोलॉइड्स का जो साइज ऑफ पार्टिकल है, इट इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, ठीक है। क्लियर है इतना। तो चलो
अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट की। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कुछ ही चंद मिनटों बाद ही समझेंगे, बट अभी के लिए टेबल हम बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को पूरा कर देती हूँ। सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, समझेंगे अभी इसको, बट अभी यहाँ पे मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया। देन अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, अगर मैं एक गिलास पानी में नमक घोल दूं और उसे 1 घंटा तो छोड़ो, 1 दिन के लिए भी छोड़ दूं, तो नमक नीचे बेटा नहीं बैठेगा। नमक कहता है एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद में अपने आप की नहीं सुनता, एक बार घुल गया तो घुल गया। आपके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन आपका स्टेबल है। सॉल्यूशन क्या होता है, हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन स्टेबल है। बट अगर मैं बात करूं सस्पेंशन की, मैंने एक गिलास पानी में रेत घोलेगी क्या, मैंने एक गिलास पानी में सैंड डाल दी तो 1 घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा कि सैंड के पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ गए हैं। यानी कि सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन अनस्टेबल होता है। एंड कोलॉइड्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कोलॉइड्स आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, डन है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फिल्ट्रेशन। पानी में नमक घुला हुआ है, अगर मैं उसकी फिल्ट्रेशन कर दूं, फिल्टर पेपर से पास करा दूं, तो नमक भी बेटा फिल्टर पेपर के पोर्स में से पास करके नीचे आ जाएगा, बिकॉज साइज जो है पार्टिकल्स का वो बहुत छोटा है। तो फिल्ट्रेशन से आप सॉल्यूशन को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपने फिल्ट्रेशन कर दी तो ऐसा नहीं है कि ऊपर नमक रह गया और नीचे पानी आ गया, नहीं, पूरा का पूरा नमक और पानी पास कर जाएगा। तो आप फिल्ट्रेशन से सेपरेशन नहीं कर सकते इन केस ऑफ सॉल्यूशन। बट अगर मेरे पास सैंड एंड वाटर है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिल्टर पेपर के ऊपर आपकी सैंड या रेत रह जाएगी और नीचे आपका पानी आ जाएगा। यानी कि आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेशन कर सकते हैं इन केस ऑफ सस्पेंशन। एंड अगर मैं बात करूं कोलॉइड्स की, तो कोलॉइड्स में भी आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेशन नहीं कर सकते, बट एक मेथड होता है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशंस बेटा एक बार फिर से देख लेते हैं। दे आर होमोजीनियस इन नेचर, सस्पेंशंस हमारे हेट्रोजीनियस हैं, एंड कोलॉइड्स अपीयर टू बी होमोजीनियस बट आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर। साइज ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन के केस में ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। कोलॉइड्स के केस में इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। टिंडल इफेक्ट अभी हम समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। स्टेबल होते हैं हमारे सॉल्यूशन, पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंशन में हो जाते हैं तो सस्पेंशन हमारा अनस्टेबल है, कोलॉइड्स में नहीं होते, कोलॉइड स्टेबल है। सॉल्यूशन में सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, सस्पेंशन में हो सकता है, कोलॉइड्स में नहीं हो सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। देख रहे हो एक टेबल में आपका पूरा सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स को मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखो अब ना आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बेटा कोलॉइड्स को जानना जरूरी है ना। देखो कोलॉइड क्या है, बीच में फंसे हुए बेचारे सॉल्यूशन सस्पेंशन के, तो थोड़ी सी है ना इनको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, बेचारे मिडल में फंसे हुए हैं। तो देखो कोलॉइड्स क्या है, अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मैम ये तो हमने होमोजीनियस में ऐसा सा कुछ पढ़ा था, तभी तो मैं कह रही थी colloids appear to be homogeneous. Why? Because the particles of a substance are distributed evenly throughout the solution. They appear to be homogeneous, but they are actually heterogeneous in nature. देखो, particles of a colloid are larger than that of solution, but smaller than those of suspension. Therefore, a colloid appears to be homogeneous. Appears to be homogeneous but is actually heterogeneous in nature. अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, वो क्या है आपका कोलॉइड है। ठीक है, समझ आ गया आपको कोलॉइड्स। तो देखो जैसे हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स थे बेटा जी, सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट्स थे, एक था मेरा सॉल्यूट, ठीक है, एंड एक था मेरा सॉल्वेंट, सही बात है। वैसे ही आपके कोलॉइड्स में भी 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज एंड एक होता है डिस्पर्जन मीडियम। अब इसको समझना बहुत आसान है, जैसे आपका सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है ना, वैसे ही कोलॉइड में आपका डिस्पर्स्ड फेज होता है। सो व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज? डिस्पर्स्ड फेज इज द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड। जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, वैसे ही आपके कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट होता है, वैसे ही कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज होता है। तो ये डिस्पर्स्ड फेज क्या है? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है। क्या है आपका? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट है।
और जैसे हमारा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है वैसे ही आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, ये आपका सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट, आपके कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, क्लियर हो गई है बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं माय डियर स्टूडेंट्स कोलॉइड्स के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलॉइड्स में हमारे पास डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो जैसे जैसे हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को चेंज करते रहेंगे वैसे वैसे आपके एग्जांपल्स जो है कोलॉइड्स के आते रहेंगे। अगर मैं लिक्विड को गैस में डिस्पर्स कर दूं तो उसे हम बोलते हैं एरोसोल। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में एज इट इज आपसे पूछ लेगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल, या फिर स्मोक क्या है, मिल्क क्या है, इमल्शन के एग्जांपल दो। तो ये टेबल तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट आना चाहिए। अगर मैं लिक्विड को गैस में डिस्पर्स कर दूं उसे एरोसोल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। आपने कभी देखा होगा कि बेटा अगर हम कभी किसी फॉगी मॉर्निंग वाले दिन ऐसे वॉक करने निकलते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आपके जो हाथ पे ना थोड़ी सी नमी आ जाती है। सही बात है, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट क्या है? वो लिक्विड इन गैस है। ठीक है, सॉलिड को अगर मैंने गैस में डिस्पर्स कर रखा है उसे भी एरोसोल बोलते हैं। स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, देन अगर मैंने गैस को लिक्विड में डिस्पर्स कर रखा है उसे बोलते हैं फोम। एग्जांपल आपका शेविंग क्रीम। लिक्विड को लिक्विड में डिस्पर्स कर रखा है बेटा उसे बोलते हैं इमल्शन। एग्जांपल हो गया आपका मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया। सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में डिस्पर्स कर दूं तो उसे सॉल बोलते हैं। एग्जांपल हो गया आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड। गैस को अगर मैं सॉलिड में डिस्पर्स कर दूं उसे फोम बोलते हैं। फोम, रबर, स्पॉन्ज, प्यूमिस एटसेट्रा, एंड ऐसे ऐसे करके आपके पास जेल भी आ जाएगा एंड सॉलिड सोल भी आ जाएगा। एंड दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन समझ लिया क्या होता है, हमने टेबल के थ्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स तीनों को समझ लिया, एंड कोलॉइड्स को हमने थोड़ी सी इज्जत दे दी एंड कोलॉइड्स को हमने और पढ़ लिया। अब बारी आती है टिंडल इफेक्ट को समझने की, जो कि हमने टेबल में लिख लिया था बट हमें अभी पता नहीं है कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो देखो, the scattering of a beam of light by a medium containing suspended particles। ठीक है, क्या कर रही हूं मैं? scattering of a beam of light by a medium containing suspended particles is called Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect। इसको समझो बेटा, आपने देखा होगा कि कभी किसी रूम में ऐसे अंधेरा होता है और रूम में किसी विंडो से या किसी छोटी सी जगह से रोशनी आ रही होती है, तो ये जो लाइट का पाथ है ना, लाइट का पाथ ऐसे विजिबल होता है ना, ये आपको लाइट का पाथ ऐसे विजिबल दिखता है। तो ये क्या है, क्या हो रहा है इसमें? अब हम जानते हैं कि रूम में क्या है, हवा है। हवा में डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं। आपको बेटा ये जो लाइट का पाथ है इसमें आपको जरूर डस्ट पार्टिकल्स भी दिखते हैं ऐसे हिलते हुए, है ना, ऐसे ऐसे हिलते हुए। तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स क्या है, सस्पेंडेड है। अब ये डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं। लाइट स्कैटर हुई, हमारी आंखों में जाके पड़ी एंड लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। ठीक है, वो विजिबल हो जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, Tyndall effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in air. Dust के particles बेटा एयर में सस्पेंडेड हैं, वो क्या करते हैं, वो जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं एंड उसकी वजह से लाइट का पाथ हमें दिखने लगता है। तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है बेटा, द स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द मीडियम कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये डस्ट पार्टिकल्स ये आपके सस्पेंडेड ही तो है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, समझ आया आपको कि टिंडल इफेक्ट क्या है? एक और एग्जांपल देखो, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट में ऐसे आपको सूरज की किरणें इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से देखने को मिलती हैं। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट में आपका मिस्ट है। मिस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक कोलॉइड है, कोलॉइड के पार्टिकल्स में क्या हो रहा है, कोलॉइड के पार्टिकल्स में है इतना दम, वो है सिंघम। कोलॉइड के पार्टिकल्स पे जब बेटा लाइट पड़ती है वो उसको स्कैटर कर देते हैं एंड आपको ये ऐसी किरणें देखने को मिलती हैं। देखो, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर व्हिच एक्ट एज द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स डिस्पर्स्ड इन एयर, एंड वो जो है
लाइट को स्कैटर करने का दम रखते हैं। तो देखो बेटा क्या होता है, लेट अस सपोज मेरे पास एक टॉर्च है एंड टॉर्च से जो है लाइट निकल रही है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया। अब हमने पीछे पढ़ा है कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज होता है बहुत छोटा। उनका साइज क्या होता है, उनका साइज होता है बहुत छोटा। तो जब बेटा ये लाइट ऐसे जा रही है तो ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इन पार्टिकल्स में बिल्कुल भी दम नहीं है कि ये इस लाइट को क्या कर सके, ये इस लाइट को स्कैटर कर सकें। इनमें दम नहीं है कि ये इस लाइट को स्कैटर कर सके। तो सॉल्यूशंस जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। बट यही अगर मैं टॉर्च जो है किसी सस्पेंशन या कोलॉइड में से पास कराऊं, ये मेरे पास टॉर्च है, लेट अस सपोज मैंने सस्पेंशन या फिर कोलॉइड में से पास कराया, तो सस्पेंशन और कोलॉइड्स में पार्टिकल्स का साइज होता है बड़ा, उनमें है दम, वो है सिंघम, एंड वो क्या करते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। पार्टिकल्स का साइज हमारा बड़ा है, जब बेटा लाइट उन पे पड़ी, उनमें है दम, वो बन गए सिंघम, उन्होंने लाइट को स्कैटर कर दिया एंड लाइट का पाथ जो है हमें ये विजिबल हो जाता है। सो ये है आपका टिंडल इफेक्ट एंड इट इज शोन बाय सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सॉल्यूशंस जो है टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते बिकॉज पार्टिकल्स का साइज उसमें बहुत छोटा है, उनमें नहीं है दम बेटा, बिल्कुल भी नहीं है दम। अब आप ऐसे देखो कि आप हो ना मेरे प्यारे प्यारे 9th के बच्चे, सही बात है, आप भाग के तेजी से जा रहे हो, यहाँ पे बेचारा नन्ना मुन्ना कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा खड़ा है, तो क्या ये फर्स्ट क्लास का बच्चा आपको कुछ कर लेगा? आपको अपनी जगह से भी नहीं हिला पाएगा। भाग के जा रहे हो, ये बेचारा आपको ना आपकी जगह से भी नहीं हिला पाएगा। बट अगर यही यहाँ पे कोई खड़ा है कॉलेज का बच्चा, है ना, तो आप भागोगे तो ये आपको बिल्कुल साइड लेफ्ट राइट कर देगा, स्कैटर कर देगा आपको। और अगर कॉलेज छोड़ो और अगर कोई लेटर सपोज 12th का ही बच्चा यहाँ पे खड़ा है तो वो भी आपको आपकी जगह से थोड़ा बहुत हटा देगा, राइट। तो क्या हो रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, नहीं है इनमें दम, ठीक है। ये आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, तो ये आपका सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया। एंड ये क्या है, आपका जो 12th का बच्चा था वो आपका कोलॉइड का एग्जांपल हो गया। तो सॉल्यूशन में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, कोलॉइड्स में पार्टिकल्स का साइज इज बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट, राइट। एंड यही क्या है, आपका टिंडल इफेक्ट है। चलिए बेटा, तो ये आपको टेबल में जो मैंने आपका टिंडल इफेक्ट लिखा था कि सॉल्यूशंस शो नहीं करते, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स शो करते हैं। तो इज इट क्लियर टू यू? इज दिस टेबल कंप्लीटली क्लियर? सब समझ आ रहा है? तो बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज क्लियर बेटा, जल्दी मुझे बता दो, ठीक है। तो ये देखो एक इमेज है टिंडल इफेक्ट जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने यहां से टॉर्च पास कराई, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, लाइट जा रही है बट वो उसका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दे कांट स्कैटर द लाइट, ठीक है। तो लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं है सॉल्यूशन में। बट अगर हम कोलॉइड की बात करें, कोलॉइड में पार्टिकल्स का साइज हमारा बड़ा हो जाता है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशंस, तो वो जो है लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। एंड यू कैन सी हियर कि लाइट का पाथ जैसे देखो विजिबल हो गया ना, लाइट का पाथ इज विजिबल, स्कैटर हुई हमारी आंखों में पड़ी, लाइट का पाथ विजिबल हो गया। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बेटा और बड़ा है, और बड़ा है, तो और बढ़िया से स्कैटर हो रहे हैं एंड लाइट का पाथ आपका विजिबल हो रहा है। तो लाइट बीम इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, इज विजिबल इन कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ठीक है बेटा, समझ आ गया आपको। यहाँ पे एग्जांपल में सिर्फ वाटर लिखा है, सिर्फ वाटर क्या, सॉल्ट प्लस वाटर कर लो ना आपका सॉल्यूशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है। डन हो गया बेटा, समझ आ गया आपको टिंडल इफेक्ट एंड पूरा सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स। एक बार इस इमेज को बढ़िया से देखो और मुझे बताओ सब क्लियर है कि नहीं, ठीक है बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, अ सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट while another solution may have a large amount of solute dissolved in it। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, लेट मी सी कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से थोड़ा सा क्लियर है, नहीं है, आता नहीं आता। देखो मैंने क्या करा बेटा, मैंने एक बीकर में पानी लिया, मतलब दोनों बीकर से मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया और इस केस में मैंने डाल दिया 5 स्पून्स नमक। मैंने 5 चम्मच आपका नमक जो है इस केस में डाल दिया और यहां पे मैंने सिर्फ 1 स्पून नमक डाला है। तो अब आप मुझे बताएंगे 1 स्पून सॉल्ट और यहाँ पे आपका 5 चम्मच नमक है, ये आपका बीकर ए है, ये आपका बीकर बी है। तो आप बेटा मुझे बताइए, नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। 3, 2, 1 गो, लिख दिया बेटा।
तो चलिए मैं बताती हूं। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इस केस में बेटा देखो पानी है, नमक है तो सॉल्यूशन, बट यहां पे मैंने सॉल्यूट ज्यादा डाला है, मैंने यहां 5 चम्मच नमक डाला है और इस केस में मैंने सिर्फ 1 चम्मच नमक डाला है। तो जहां पे हमारे सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड जहां हमारी सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है कंपैरिजन में, वो क्या है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यही यहां पे लिखा है अ सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसऑर्डिनेट, वो क्या हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाइल इन अदर सॉल्यूशन में हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसऑर्डिनेट, वो क्या हो गया बेटा आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इतना हमें समझ आ गया कि डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मतलब है, क्लियर हो गया है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, अगर ये समझ आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझते हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने बेटा आपको अभी पढ़ाया है कि सॉल्यूशन में हमारे 2 कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास होता है सॉल्यूट एंड हमारे पास होता है सॉल्वेंट, राइट। तो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मास में भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है, सही बात है, 5 ग्राम 5 ml मास में भी वॉल्यूम में भी। सिमिलरली जो आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का भी जो अमाउंट है वो आपका मास में भी हो सकता है और वॉल्यूम में भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। अब मेरे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमें रटने नहीं है, हमें समझने, और मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप अपना फॉर्मूला खुद से बना पाएंगे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला कहता है बेटा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। सबसे पहले सिंपल है, देखो मास को हम m लिख सकते हैं, इस मास को भी हम m लिख सकते हैं, एंड हम बाय, ये जो आपका बाय है, ये टाटा बाय बाय वाला बाय नहीं, ये जो आपका बाय है इसको हम स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले मास बाय मास को मैंने कैसे लिख लिया, m/m। मास बाय वॉल्यूम के लिए बेटा m/v, v से वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए हो गया हमारा v/v। तो सबसे पहले इनकी शॉर्ट फॉर्म तो समझ आ गई, m/m, m/v, v/v। सेकेंडली जो ये आपका पहले है, बाय से जो आपका बेटा पहले है या फिर इस स्लैश से जो आपका पहले है, वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट को। वो किसे रिप्रेजेंट करता है, वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो आपका बाय के बाद है या फिर अगर मैं बोलूं स्लैश के बाद है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो हमारे लिए कितना सिंपल हो गया, फॉर्मूला कहता है मास बाय मास परसेंटेज। तो मास बाय मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। एंड परसेंटेज का क्या मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स, इनटू 100। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया मास बाय मास का, मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देन बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की। वेरी सिंपल, पहला वाला सॉल्यूट, दूसरा वाला सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे इनटू 100। थर्डली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पहला वाला रिप्रेजेंट सॉल्यूट, दिस वन रिप्रेजेंट सॉल्यूशन, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 फॉर्मूलाज, ठीक है। पहला हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दैट इज मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम के लिए क्या है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं, वेरी इजी। आपको बस अब न्यूमेरिकल्स करने हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स, आपको फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लेट्स प्रैक्टिस अ फ्यू ऑफ द न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल है
If 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution, calculate the concentration of solution. तो बहुत बढ़िया से हमें यहाँ दिख रहा है कि कॉपर सल्फेट क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट हमारा सॉल्यूट है। तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना दे रखा है, 110 ग्राम। देन मुझे 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, कितना दे रखा है मुझे, 550 ग्राम। अब अगर बेटा दोनों मास मास है तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास बाय मास वाला लगेगा। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो गया, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 110, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 550 इंटू 100, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 20%, ठीक है। क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, 20%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of its solution. मेरे को क्या दे रखा है, मेरे को दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। कितना दे रखा है बेटा, सॉल्यूट क्या है मेरा, अल्कोहल, इट इज 50 ml। फिर मेरे को दे रखा है वाटर, वाटर बेटा सॉल्यूशन नहीं है, अल्कोहल और वाटर मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी कि जो कि मेरा सॉल्वेंट है वो कितना दे रखा है, 150 ml दे रखा है। एंड हमें बहुत अच्छे से पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ओवरऑल आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट मीन्स 50 प्लस 150 विच इज इक्वल टू 200 ml। अब अगर हम ml हर जगह बोल रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, सही बात है, इंटू 100। सॉल्यूट कितना बेटा 50, सॉल्यूशन कितना है 200 इंटू व्हाट, इंटू 100। तो ये कितना हो गया 25%। क्लियर है, समझ आ गया कैसे करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। If 10 gram of sugar is dissolved in 200 ml of solution, the mass by volume percentage of solution is very simple। मेरे को mass of solute दे रखा है 10, volume of solution दे रखा है मेरे को 200, simple into 100 कर देंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, right? The mass by volume percentage of a solution is, your answer will be this one, जो भी आपका आंसर यहां पे आएगा, राइट? आंसर कमेंट से मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 500 ग्राम ऑफ वाटर, सॉरी, इन 500 ग्राम ऑफ वाटर 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट आर डिसॉल्व्ड, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कॉमन सॉल्ट इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे देखें तो वी कैन सी कि मेरा सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, मेरा जो सॉल्यूशन है वो मिलके बना है वाटर से, वो मिलके बना है ग्लूकोज से एंड कॉमन सॉल्ट से। तो मेरे पास सॉल्यूशन में क्या है, वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस सॉल्ट। तो अगर मैं बात करूं मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो वो कितना आएगा बेटा, मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ कॉमन सॉल्ट विच इज 500 प्लस 30 प्लस 20 विच इज 550 ग्राम। तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 550 ग्राम। अब कहता है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। अगर मुझे सिर्फ ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है किसकी, ग्लूकोज की, तो वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ ग्लूकोज, राइट, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में तो बेटा सॉल्यूशन ही आना है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 30, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 इनटू 100। आंसर मुझे आप लोग बताएंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कॉमन सॉल्ट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 विच विल बी
20/550 into 100। आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, जल्दी से मैं वेट कर रही हूं। डन है ना? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नाउ we have a topic which is called saturated and unsaturated solution। अरे यार बड़ा सिंपल है ये वाला तो, ठीक है। देखो saturated solution क्या है। मैंने क्या करा बेटा, मैंने एक गिलास पानी लिया और मैंने ना उसमें 1 चम्मच नमक डाला, घुल गया। मैंने 2 चम्मच नमक डाला, घुल गया। मैंने 3 चम्मच नमक डाला, घुल गया। मैंने 4 डाला, घुल गया। मैंने 5वां चम्मच नमक डाला, मैंने देखा यार नमक तो अब घुल नहीं रहा, ये तो नीचे जाके बैठ गया है। मैंने कहा भाई बहुत जगह है। सॉल्यूशन ने कहा भाई नहीं जगह है, और नहीं नमक ले सकता मैं, अब नहीं घुलेगा और नहीं घुलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन इन which no more solute can be dissolved at that particular temperature is called a saturated solution। मैंने कहा बहुत जगह है, उसने कहा भाई नहीं जगह है, अब बस खत्म जगह, ठीक है। तो क्या हो गया, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा होता है ना, हम पढ़ते 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 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़ गए, ठीक है, 2 घंटा पढ़ ले, ठीक है, 3 घंटा पढ़ ले, ठीक है, 4था घंटा आते आते हम सैचुरेट हो जाते, भाई अब दिमाग में नहीं घुस रहा, नहीं जगह है। तो मैं कहूंगी बेटा बहुत जगह है, कहोगे मैम नहीं जगह है, हमारा सैचुरेशन लेवल आ चुका है। वैसे ही एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट नहीं घुल रहा है एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक बात है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बिल्कुल उसका उल्टा है, ठीक है। पहले इसको देख लो, सॉल्यूट टू सॉल्यूशन बी लाइक भाई प्लीज घोल ले, तो सॉल्यूशन ने कहा नहीं, है ना। नमक ने कहा भाई बहुत जगह है, भाई मैं आ जाऊं क्या अंदर में, आ जाऊं बहुत जगह है, तो सॉल्यूशन ने कहा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड उसका उल्टा है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में अभी और सॉल्यूट बेटा डाला जा सकता है। पीछे मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 1 गिलास पानी लिया, उसमें जब मैंने 5वां चम्मच नमक डाला तब जाके वो सैचुरेटेड हुआ, अब मतलब उसमें और नहीं घुल रहा। बट जब मैंने उसमें 1 चम्मच डाला तो अभी उसमें और जगह है ना कि दूसरा चम्मच, तीसरा चम्मच, चौथा चम्मच डाला जा सके। मतलब सॉल्यूशन कह रहा है आन दो बहुत जगह है, बहुत जगह है। यहाँ उल्टा मीम बन गया तुम्हारा, ठीक है, जगह है नहीं जगह है। बट यहाँ पे सॉल्यूशन कहता है आन दो बहुत जगह है, बहुत जगह है, सॉल्यूट आजा 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 बेटा। जैसे वो मीम नहीं चल रहा आजकल, बस में जगह नहीं होती फिर भी कंडक्टर बस में आजा 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 आजा, बट यहाँ तो जगह है, यहाँ तो भी जगह है, ठीक है। तो क्या है बेटा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड at that particular temperature is called an unsaturated solution। कह रहा है आने दो, आ जाओ, बहुत जगह, आ जाओ। वो क्या है, unsaturated solution। सैचुरेटेड कहते हैं नहीं भाई बस नहीं जगह है, मैं और सॉल्यूट नहीं घोल सकता, that is a saturated solution। जिसमें अभी और सॉल्यूट घुल सकता है, that is an unsaturated solution, as simple as that, ठीक है। तो अब अगर हमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ आ गया है तो ये छोटा सा केस समझ लो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो बेटा मैंने क्या करा, मेरे पास 1 गिलास पानी है, ठीक है, मैंने उसमें नमक डाल दिया, बहुत सारा, इतना सारा नमक डाल दिया है कि अब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, यानी कि अब उसमें और नमक नहीं घुल सकता। और हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम पानी में नमक डालते हैं तो क्या होता है, जो हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, नमक के पार्टिकल्स हैं, दे ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द वाटर के पार्टिकल्स। अब आप पानी में नमक डालते गए, पानी के पार्टिकल्स के बीच की जगह भरती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा है कि पूरी जगह खचाखच भर चुकी है, अब और जगह बची ही नहीं है, तो अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, है ना। पानी के पार्टिकल्स के बीच में नमक के पार्टिकल्स बिल्कुल फंस के बैठे हुए हैं, जैसे हमारी वो जो मेट्रो होती है ना, उसमें फंस के लोग बैठे होते हैं, वैसे ही यहाँ नमक के पार्टिकल्स फंस के बैठे हुए हैं, बिल्कुल कोई जगह नहीं है, खचाखच भरा हुआ है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर क्या बढ़ा दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब टेम्परेचर बढ़ने पे बेटा क्या होगा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में समझाया था कि टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पे पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस बनती हैं। डू यू रिमेंबर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, उनका मोशन बढ़ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहे हैं और दूर हो रहे हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूं तो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस है वो बढ़ रही है। तो पहले अगर वाटर के पार्टिकल्स यहां थे
पे तो अब वाटर के पार्टिकल्स बेटा यहां और यहां हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पे देखो मैंने क्या करा बेटा, नमक डाला 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 डाला, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया और कुछ जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके बैठ गए बिकॉज इट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बेचारा नमक नहीं घुल पाया, दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए। तो ये तो वो पुराना वाला नमक था जो ऑलरेडी यहां पे जगह ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, बट ये जो नीचे नमक था ना, ये बेचारा दुखी था यहां पे। जब टेम्परेचर बढ़ा तो इस नमक ने ऊपर देखा, यार ये तो मिरेकल हो गया, जगह बन रही है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, चलो मैं भी अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं। तो ये जो नमक बेटा पहले नहीं घुल रहा था, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी स्पेसेस के बीच में चला जाएगा एंड घुल जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आप और सॉल्यूट घोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देखेंगे, मैंने क्या करा, मैंने पानी लिया, उसमें नमक डालती गई डालती गई डालती गई, घुलता गया घुलता गया घुलता गया, एक पॉइंट ऐसा आया मैंने नमक डाला, वो नहीं घुला, नीचे जाके बैठ गया। यानी कि दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वाटर पार्टिकल्स के बीच में नमक बिल्कुल खचाखच बैठा हुआ है, यहां बिल्कुल भी जगह नहीं है कि वो और नमक को घोल ले। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस बनी, वाटर के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, ये तो पुराना वाला ही नमक था, बट अब इस वाले नमक के ऊपर एक होप दिखी, रे ऑफ होप दिखी, उसको एक आशा की किरण दिखी कि भाई जगह बन गई है, चलो मैं भी अपने दोस्तों के पास जा रहा हूं। तो यहां पे जो नमक नहीं घुला हुआ था वो भी क्या है बेटा, वो भी आपका घुल जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने पे आपका जो और सॉल्यूट है वो घुल जाएगा, आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो रहा है, मोर सॉल्यूट जो है वो आपका डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप और सॉल्यूट जो है घोल पाएंगे। क्लियर है बेटा, समझ आ गया है आपको। चलो फिर आगे, अगर इतना समझ आया तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट केस 2 की, दैट इज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। देखो बेटा इसको ना हम अपनी पिछली वाली स्लाइड पे ही समझते हैं। मैंने क्या करा, मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सॉल्यूट हमारा नहीं घुला हुआ था वो भी घुल गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पेसेस बढ़ गई तो वो जो सॉल्यूट है वो उन स्पेसेस में जाके बैठ गया और वो भी डिसॉल्व हो गया, सही बात है। अब हमने क्या करा, वाटर ने कहा भाई मत हीट करो, कोई बात नहीं ना, रहने दो, नहीं घुलता तो नहीं घुलता। हमने कहा हम तो और नमक घोलेंगे, हम तो और सॉल्यूट घोलेंगे, हमने वाटर को हीट कर दिया। पर वाटर ने कहा मैं भी बदला लूंगा, मैं भी बदला लूंगा, कभी ना कभी तो मैं ठंडा होऊंगा ना। तो बेटा जब आपका ये जो सॉल्यूशन है वो कूल डाउन होगा, यानी कि उसका टेम्परेचर कम होगा, तो क्या होगा, बिल्कुल हम जानते हैं टेम्परेचर कम होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। तो यहां पे जो आपके पार्टिकल्स दूर दूर हुए थे अब ये पार्टिकल्स पास पास आ गए हैं, मतलब जगह फिर से कम हो गई है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो सॉल्यूट है ना बेटा वो बाहर निकल के आ जाता है। यहां पे क्या था, यहां पे ये देखो, यहां पे फिर से भर गया था पूरा, है ना, ये फिर से भर गया था, बट जब ये पार्टिकल्स पास 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 आने लगेंगे तो ये धक्का मार के सॉल्यूट को बाहर निकाल देंगे। सो व्हाट डू we say that the solute separates out। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो सॉल्यूट है वो सेपरेट आउट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझोगे बेटा ये 2 पॉइंट्स हैं, इसके बीच में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खड़े हुए हैं। अब मैं इन दोनों जगहों से ऐसे ऐसे दोनों जगहों से ऐसे ऐसे इनको दबा रही हूं बच्चों को, तो क्या होगा, इस लाइन में से कुछ 1-2 बच्चे बाहर निकल के आ जाएंगे, अरे यार जगह नहीं है हम तो बाहर आ रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी आपका सॉल्यूट जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आपको समझ आ गया कि ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आप और सॉल्यूट घोल पा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीजेस एंड टेम्परेचर जब आपका कम हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी जनरली डिक्रीजेस। तो अब आप कहेंगे मैम सॉल्युबिलिटी 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 की अगर आपने बात करी है तो मैम जी जरा सॉल्युबिलिटी भी समझा दीजिए, हमारा मन कर रहा है। तो देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute in that solvent at that temperature। एक एक वर्ड करके समझते हैं। देखो हमने एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर ले लिया, लेट अस सपोज हमने ले लिया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे मैंने 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, लेट अस सपोज मैंने ले लिया 100 ग्राम पानी, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेट अस सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैंने 100 ग्राम वाटर लिया है तो उसमें मैं 40 ग्राम नमक घोल पा रही हूं। 40 ग्राम नमक इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो 100 ग्राम पानी में घुल रहा है एट 30 डिग्री सेल्सियस।
तो यही है आपकी सॉल्युबिलिटी, यही है आपकी सॉल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। एक और एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे मैंने क्या ले लिया, 100 ग्राम आपका कोई भी सॉल्वेंट अब ले लिया, XYZ ले लिया, और मैं उस XYZ सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट मैक्सिमम घोल पा रही हूं। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the maximum amount of solute which can be dissolved in 100 gram of solvent at a specified temperature is known as solubility of that solute in that solvent at that temperature। तो आपको सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ आया कि आप किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सॉल्यूट घोल सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। राइट, क्लियर हो गया? ये टर्म्स बेटा आपको समझ आ गई हैं। आर यू क्लियर विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? क्या आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन समझ आ गया? क्या आपको सॉल्युबिलिटी समझ आ गई है? तो जल्दी से एक बार कमेंट्स में क्या करेंगे, थम्स अप भेज देंगे, क्लियर लिख देंगे। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज चेंजेस। एंड चेंजेस हमारे कितने प्रकार के हैं? वी हैव फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ये हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़कर आए हैं, तो क्विकली हमें क्या करना है, इनको गो थ्रू करना है। देखो, फिजिकल चेंज क्या है? दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नई चीज नहीं बनी है। अगर मैंने एक पेपर लिया, कॉपी से एक पेपर फाड़ा और मैंने उसका पेपर प्लेन बना दिया, ठीक है, मैंने कॉपी से एक पेपर फाड़ा और मैंने उसका पेपर प्लेन बना दिया, तो क्या यहां पे चेंज तो हो गया? सही बात है, चेंज तो हो गया, पर क्या ये पेपर प्लेन असली का प्लेन बन गया क्या? आप कहोगे मैम कैसी बातें कर रहे हो, ये भी पेपर ये भी पेपर। यहां पे तो बस शेप चेंज हुई है, कोई नई चीज थोड़ी ना बनी है, शेप चेंज हुई है। अब मैंने क्या करा, मैंने इस पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, तो क्या कोई नई चीज बन गई कि मैंने पेपर फाड़ा और वो एल्यूमिनियम फॉइल में चेंज हो गया? नहीं, यहां पे भी पेपर, यहां पे भी पेपर, सिर्फ उसके साइज में चेंज आया है। सही बात है। अब एक और एग्जांपल लो, मेरे पास बर्फ है, मैंने बर्फ को फ्रीजर से बाहर निकाला तो बर्फ जो है वो मेल्ट होके पानी में चेंज हो गई। बर्फ क्या है? सॉलिड स्टेट है। वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है। बट अगर हम अल्टीमेटली देखें, अगर हम डेप्थ में जाके देखें, तो आपकी जो आइस है वो भी H2O ही है और आपका जो पानी है वो भी H2O ही है। सिर्फ क्या हुआ है, स्टेट में चेंज आया है। कौन सी स्टेट में? फिजिकल स्टेट में, है ना। फिजिकल स्टेट में चेंज आया है, पहले सॉलिड फिर लिक्विड, बट कोई नई चीज नहीं बनी। ऐसा नहीं है कि बर्फ पिघल के गोल्ड बन गई कि यहाँ पे आपका H2O है, यहाँ पे आपका गोल्ड नहीं। दिस इज H2O, दिस इज H2O, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आया है। तो अब यही लाइन बेटा लिखी है, आगे देखेंगे। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। यहाँ पेपर था, ये भी पेपर, ये भी पेपर, ये भी H2O, ये भी H2O, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ है। दे कैन easily be returned to their original form by some physical process. This means that physical changes are generally reversed. ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट लाइन देखो, the changes in physical state, the changes in physical state, size and shape of a substance are physical changes। किसी भी सब्सटेंस के या तो शेप में चेंज आ जाए, साइज में चेंज आ जाए, या फिर उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए, तो वो चेंजेस कैसे होते हैं? फिजिकल चेंजेस होते हैं, क्योंकि कोई नई चीज नहीं बनी है। आइडेंटिटी चेंज नहीं हो गई है कि बर्फ पिघल के सोना बन गई, नहीं, पहले भी H2O अभी भी H2O। ऐसा नहीं है कि पेपर को फाड़ा तो एल्यूमिनियम फॉइल बन गया, नहीं, पहले भी पेपर अभी भी पेपर, कोई नई चीज नहीं बनी है। तो ऐसे चेंजेस माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें कोई नई चीज नहीं बनती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं फिजिकल चेंजेस। राइट, एग्जांपल देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट होके पानी बनाती है। माना कि आइस और वाटर अलग अलग दिखते हैं, बट दे आर बोथ मेड अप ऑफ वाटर पार्टिकल्स, यानी कि H2O। कोई नई चीज नहीं बनी है, तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। याद रखो इंपॉर्टेंट लाइन, चेंज इन फिजिकल स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल स्टेट में चेंज होना एक फिजिकल चेंज, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर। पहले मेरे पास वाटर था, वो जो है बेटा बॉयल होकर स्टीम में चेंज हो गया, बट दिस इज ऑल्सो H2O, दिस इज ऑल्सो H2O, कोई नई चीज नहीं बनी है। वाटर इज हीटेड, इट फॉर्म स्टीम। स्टीम एंड वाटर अलग अलग दिखते हैं, बट अल्टीमेटली वो H2O ही है, कोई आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, कोई नई चीज नहीं बनी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका फिजिकल चेंज है, यही लिखा है ना।
इन फिजिकल चेंज द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी। वाटर वाटर ही है बट उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, राइट? तो चेंज इन फिजिकल स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कांच का कप बेटा पहले ऐसे था, ये भी कांच का कप ही है, सही बात है, टूट गया, नीचे टुकड़े टुकड़े हो गया, बट है तो कांच ही ना। माना कि इसकी साइज में चेंज हो गया, बेचारे का शेप टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट है तो कांच ही। ऐसा तो नहीं ना कि जमीन पे गिरते ही सोना बन गया, फिर तो सभी लोग अपने घरों पे कांच के ग्लास तोड़ने लगेंगे कि जमीन को छूते ही वो सोना बन जाता है। नहीं, दिस इज ऑल्सो कांच, दिस इज ऑल्सो कांच। चेंज नहीं हुआ है, कोई नया सब्सटेंस, मतलब चेंज तो हुआ है बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो गई, सिर्फ उसके साइज में, उसके शेप में चेंज आया है। तो देखो, व्हेन अ ग्लास कप ब्रेक्स इट फॉर्म्स मेनी पीसेस, ईच ब्रोकन पीस इज ग्लास ओनली। सो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कप ओनली द साइज एंड द शेप इज चेंजिंग, बट कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो अल्टीमेटली ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है वो क्या है? आपके फिजिकल चेंजेस हैं। ऑलराइट बेटा, तो चलो फिजिकल चेंजेस अगर हमें समझ आ गए हैं तो हम चलते हैं केमिकल चेंजेस पे। बिल्कुल उल्टे हैं, फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो देखो क्या लिखा है, दोस चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड चेंज देयर आइडेंटिटी। बिल्कुल उल्टा है, they get converted into new substances. The new substance usually cannot return to their original form. This means that chemical changes are usually irreversible. सही बात है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं सो यू हैव Mg विच इज अ मैग्नीशियम का रिबन। जब आप उसको बर्न करते हैं वो एक व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है विच इज MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड बेटा हमें इतनी केमिस्ट्री आती है कि हमें पता है कि ये अलग है और ये अलग है, Mg इज डिफरेंट एंड MgO इज डिफरेंट। तो यहाँ पे एक चेंज हुआ एंड चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो ये कैसा चेंज हुआ स्टूडेंट्स? ये हो गया आपका केमिकल चेंज। तो देखो क्या लिखा है, when a magnesium wire is heated it burns in air to form a white powder called magnesium oxide. This magnesium oxide is an entirely new substance, thus a chemical substance is formed during the burning of magnesium metal wire. So burning of magnesium wire is a chemical change. नई चीज बनी है तो आपका चेंज कैसा हो गया? केमिकल चेंज। अब अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर आप जलाते हैं तो आपकी स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, ऐश प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या हो गया? आपका पेपर था बट बर्निंग ऑफ पेपर के बाद आपका ऐश प्रोड्यूस हो रहा है, यार स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, नई नई चीजें बन रही हैं। तो व्हाट इज बर्निंग ऑफ पेपर? अ केमिकल चेंज। इफ वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर विद अ मैचस्टिक तो न्यू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक, ऐश, काली काली राखें, टुणुणु, ठीक है, ये सब बनेगा। सो बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। न्यू चीजें बन रही हैं तो आपका क्या हो गया? केमिकल चेंज हो गया। देन अगर हम आगे बढ़े सो वी हैव रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि आपके घर पे कभी भी बेटा कोई आयरन का कोई गेट लगा है नया सा, या फिर कोई आयरन की कील पे आपने नया फोटो फ्रेम कोई डाला है बढ़िया सा, है ना, बट क्या होता है कुछ टाइम बाद उस पे ऐसे जंग लग जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जंग लग गई है, राइट? तो पहले आपके पास आयरन था Fe, जंग लग जाने के बाद बेटा रस्ट फॉर्म हो गई है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। आपके पास पहले आयरन था, एक चेंज हुआ जिससे आपको रस्ट मिली जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। ये तो भाई छोटा बच्चा भी बता दे कि ये दोनों चीजों में डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंट चीजें हैं, नया सब्सटेंस बन गया है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक केमिकल चेंज है, राइट? देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं एंड अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक कैसा चेंज है। इज इट अ फिजिकल चेंज? यहां पे लिखते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल क्या एक फिजिकल चेंज है, क्या वो एक केमिकल चेंज है, क्या फिर वो उसमें दोनों चेंजेस आते हैं, या फिर डी मैम कुछ हो ही नहीं रहा है, मैम हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो, हम तो बस बैठ गए क्योंकि मम्मी ने डांटा था कि पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है आजकल या नहीं कर रही है आजकल, तो बस वीडियो ऑन करके मैम बैठ गए हैं। तो जल्दी से चैट में ABCD लिखेंगे, आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। 5 4 3 2 1
एंड गो। ठीक है, आई होप आपने नीचे आंसर लिख दिया होगा। एंड आइए अब डिस्कस करते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है। बर्निंग ऑफ कैंडल माय डियर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आपने देखा होगा कि कैंडल जब जलना शुरू करती है तो वो इतनी लंबी सी होती है एंड कुछ टाइम बाद कैंडल जो है उसकी वैक्स मेल्ट होती रहती है और वो कैंडल जो है वो छोटी सी हो जाती है। सो बेसिकली आपकी वैक्स क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। पहले वो सॉलिड स्टेट में थी, मेल्ट होके वो लिक्विड स्टेट में जा रही है। चेंज इन फिजिकल स्टेट इज अ फिजिकल चेंज। तो आपका यहाँ पे फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज है आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज द फिजिकल चेंज विच इज टेकिंग प्लेस हियर। केमिकल चेंज कौन सा हो रहा है, आपने देखा होगा कि कैंडल में ये ऐसे काला काला सा लगा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विक। और जब ये बेटा विक जलता है, कैंडल जलती है, ये विक जलता है, तो आपका क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और भी नई नई चीजें, ये हीट, लाइट, ये सारी चीजें बन रही हैं, राइट, न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं। तो आपका इसमें केमिकल चेंज कौन सा हो गया, केमिकल चेंज हो गया आपका बर्निंग ऑफ विक। Burning of wick is the chemical change which is taking place here and physical change कौन सा है, physical change is the melting of wax। तो आपका कैंडल में क्या हो रहा है, burning of कैंडल में ये दोनों प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसी बर्निंग ऑफ कैंडल के टॉपिक के साथ हमारा ये तड़कता भड़कता बर्निंग सेशन जो है वो अपने एंड पे आ चुका है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार हम कोट ऑफ द डे नहीं, कोट ऑफ द सेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। बेटा आप 5 साल बाद आपका गोल है, एम है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, तो आप 5 साल बाद उसके लिए मेहनत करना नहीं शुरू करेंगे कि चल यार मुझे ये करना है, चलो अब मैं काम शुरू करता हूं। नहीं, आपका फ्यूचर कौन क्रिएट कर रहा है, आप ही क्रिएट कर रहे हैं बाय वर्किंग हार्ड टुडे। ठीक है, तो इसी बेटा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, इसी पॉजिटिव कोट के साथ हम अपने इस सेशन को खत्म करते हैं एंड आ गए हैं हम अपनी थैंक यू स्लाइड पे। ठीक है, जिसमें हम आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस सेशन को देखा। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको इस चैप्टर में सब कुछ समझ आया, कोई डाउट तो नहीं रह गया। एंड अगर आपका जवाब है हाँ, तो माय वर्क हियर इज डन। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अपने सेशन को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा, मुझसे पढ़ने में मजा आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। टाटा बाय बाय, सायनारा बच्चों।